हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग। सर, आज के इस सेशन में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा यूनिट है जहां पर आप अपने पास फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और आपको जो टाइम चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को मास्टर करने के लिए वो भी बेयर मिनिमम है। आज हम आपके साथ क्लास में दो क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे आपको ओवरऑल पूरे के पूरे कैश फ्लो का अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस दोनों क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा अपना डायरेक्ट मेथड से, दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपना इनडायरेक्ट मेथड से, और ऐसे क्वेश्चंस पिक करेंगे जो आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट्स के साथ एक ओवरऑल क्लैरिटी दे देंगे सब्जेक्ट की। बेटा, अगर मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आई विजन पर चल रही है आप लोगों के लिए यूजफुल है तो प्लीज 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 इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो सर, आज की डेट डालेंगे सबसे पहले। आज हम लोग अपने पास क्या करने वाले हैं सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट करने वाले हैं जैसा कि आपने बताया। सर, आज की क्लास के रोड मैप में बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। बेटा, एक हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 और दूसरा अपन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। ये दो क्वेश्चंस हैं, एक डायरेक्ट मेथड से है, एक इनडायरेक्ट मेथड से है। दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनडायरेक्ट ही आएगा, एग्जामिनर ने पास्ट में डायरेक्ट मेथड भी पूछ रखा है, तो जरा उसकी भी क्लैरिटी साथ साथ लेते चलिए। चलिए बेटा, आएंगे अपने पास इलस्ट्रेशन 11 पे। पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर 11.107 ऑफ योर आईसीआई मॉड्यूल। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर कैश फ्लो फॉर गामा लिमिटेड। अब ये क्वेश्चन मेरे साथ बेटा आप लोग लिख कर सॉल्व कीजिएगा। बेशक वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, बट एक से दो बार ये वाले जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं इनको लिख कर लीजिए। होगा ये एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, सो प्रिपेयर कैश फ्लो फॉर गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड इज 135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% was cash sales. Purchase for the year was 55 crores, out of which credit purchase was 80%. Admin and selling expenses of 18 crores and salary paid amounted to 22 crores. Company redeemed debentures of 20 crores at a premium of 10%. Debenture holders were issued equity shares of 15 crores towards redemption. अब सुनिएगा, देखो यहां पर जब ये एडजस्टमेंट्स आती है ना, ऐसी ये होती हैं कि आपके पास एक तरीके से बार्टर हो गया, मतलब कि कोई कैश नहीं पे हुआ उनके एडजस्टमेंट, उनके पेमेंट के लिए, रैदर आपने इक्विटी शेयर्स दे दिए उनको। तो अब ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती हैं। जैसे ये यहां पर बोल रहा है कि भाई डिवेंचर्स को रिडीम किया 10% प्रीमियम पे, तो टोटल 22 करोड़ देना था, जिसमें से 15 करोड़ के तो आपने इक्विटी शेयर दे दिए, यानी ये ट्रांजैक्शन सिर्फ 7 करोड़ रुपीस की वर्थ ट्रांजैक्शन मेरे पास मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगी। 15 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन है जहां पर डिबेंचर के बदले इक्विटी दे दिए, इसमें कोई कैश का एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आगे बोलता है बैलेंस वॉज पेड इन कैश, मतलब ये 7 करोड़ कैश में दिया। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1.5 करोड़, तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी जो है मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा। Dividend paid during the year amounted to 11.7 crores. Investments costing 12 crores were sold at a profit of 2.4 crores. 8 crores were paid towards income tax during the year. New plant costing 21 crores were purchased in part exchange of an old plant. Again, एक तरीके से क्या हो रहा है, मैं अपनी कोई चीज देके कोई नया एसेट एक्वायर कर रहा हूँ, बार्टर सिस्टम है, कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हो रहा है। The book value of the old plant was 12 crores, but the vendor took the old plant at a value of 10 crores only. मतलब जो नया प्लांट मैंने खरीदा वो 21 का था, लेकिन उसके एक्सचेंज में वो मेरा ओल्ड प्लांट 10 करोड़ पे लेके गया है। बैलेंस वॉज पेड इन कैश टू द वेंडर, तो मैंने वेंडर को कितना कैश में दिया होगा, 11 करोड़। मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या जाएगा, 11 करोड़। इसके बाद आगे बोल रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेज वर ऑल्सो प्रोवाइडेड रुपीज इन करोड़, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, डेटर, क्रेडिटर एंड बैंक का आपको दे रखा है। अब सर सवाल ये उठता है, जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है और उसने सिर्फ इतना लिख दिया प्रिपेयर कैश फ्लो, अब सर बात ये आती है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट मेथड लगाना है या इनडायरेक्ट मेथड, कई बार समझ में ही नहीं आता। सर क्वेश्चन के को जरा ध्यान से देखिए, उसके फॉर्म को जरा ध्यान से देखिए। आपको यहां पर कहीं पे भी उसने नेट प्रॉफिट का कोई इंफॉर्मेशन दिया है,
देखिए अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड से जाना है तो आपको नेट प्रॉफिट चाहिए शुरू करने के लिए। भाई या तो नेट प्रॉफिट गिवन हो या कोई तरीका गिवन हो, लाइक वो आपको रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दे दे और कहे आप यहां से नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्या कुछ भी ऐसा आपको इस क्वेश्चन में गिवन है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। तो अब आप इनडायरेक्ट मेथड लगा ही नहीं सकते। आपके पास मेथड ही कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड बचा। तो बेटा अगर बचा ही डायरेक्ट मेथड है तो फिर सोचने वाली क्या बात है? आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल रहता है बेटा। जैसे जो जो कैश में आप लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही सिर्फ डायरेक्ट मेथड है, बाकी तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों सेम ही है। तो जो जो कैश में आपने रिसीव किया और जो जो कैश में आपने पे किया ऑपरेशंस में, सिर्फ वो आपने प्लस माइनस करके दिखाना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलिए आइए मेरे साथ आप लोग सॉल्व करिए। थोड़ा बेटर आपको जब फॉर्मेट दिखेगा, प्रेजेंटेशन दिखेगी, तो चीजें अपने आप, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। सो यहां पर ये बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11, कंपनी का नाम क्या है भाई? कंपनी का नाम क्या है? गामा लिमिटेड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने पास लिख दिया गामा लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग फॉर द ईयर एंडेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 या 2011, जैसा भी आप बोलना चाहें। X11 है। चलिए फॉर्मेट बना लीजिए। 2 नंबर पक्के फॉर्मेट के हमने कर लिए। सबसे पहले भैया कहां से शुरू होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर्स अमाउंट में याद रखना, रुपीज इन करोड़ में चल रहे हैं बेटा सारे नंबर। ठीक है जी सर। तो शुरू कहां से हो रहा है? सबसे पहले मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पे सबसे पहले जो जो मेरे पास रिसीट आ रहे हैं, लाइक कैश सेल्स है। कैश सेल्स का नंबर मेरे पास अवेलेबल है। टोटल था 135 करोड़, उसमें से 60% वॉज माई कैश सेल्स विच इज 81। आगे बोल रहा है भाई अगर ये इतना कैश था तो बाकी क्रेडिट सेल रहा होगा, तो रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स भी आए होंगे फिर। अब ये चीज़ वो आपको बोलेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए ना कि भाई डेटर्स ने भी पैसा दिया होगा। अब ओपनिंग डेटर्स आपके पास कितने थे? दैट वर फॉर 45 करोड़। ड्यूरिंग द पीरियड आपने डेटर्स को कितने का सेल किया? दैट वाज फॉर 135 इंटू 40%। और ईयर एंड पे डेटर्स कितने हैं? 50 करोड़। तो ये यहाँ से माइनस कर दिया। 135 इंटू 40%, दिस इज 54 प्लस 45, 99 माइनस 50, यानी डेटर्स से आपको 49 करोड़ का रिसीट हुआ है। एकदम सिंपल हो गया मेरे बच्चे। कौन सा कैश सेल से पैसा आया और कौन सा डेटर्स से रिसीट आया। उसके बाद परचेजेस बोल रहा है। परचेजेस के अंदर सबसे पहले अपन लिखते हैं कैश परचेजेस। सो 55 करोड़ के परचेजेस थे, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेज वॉज 80%। सो क्रेडिट परचेज 80% था, तो ये बाकी का कैश परचेज कितना हुआ बेटा? 20%, विच इज 11 करोड़। एकदम सिंपल रखना है चीज़ों को। और पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट टू क्रेडिटर कितना हुआ होगा सर? बड़ा सिंपल है कंप्यूट करना। क्रेडिटर्स का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 21। और उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड क्रेडिटर्स को 55 करोड़ इंटू 80%, ये और हमने क्रेडिटर्स से परचेज किया तो ये और पेबल था, और ईयर एंड पर उनको फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या दिख रहा है पेबल का? 23 करोड़। तो यानी जो इसका डिफरेंस है वो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे करवा दिया होगा। 55 इंटू 80% इज 44 प्लस 21 माइनस 23, विच इज 42 करोड़ का क्रेडिटर्स को अपन ने पे करवाया है। आगे बोल रहा है एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 18 करोड़। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 18 करोड़ के थे। एंड सैलरी पेड was for 22 करोड़।
चलिए, इसके बाद नीचे जाके बस उसने इनकम टैक्स की बात बोली है। सो ये मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन $81 + 49 -11 -42 -18 -22 विच इज 37 मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, और इसमें से मैंने इनकम टैक्स पेड का नंबर माइनस कर देना है। सो मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल आया। बहुत ही सिंपल। डायरेक्ट मेथड बेटा ज़्यादा इजी है। डायरेक्ट मेथड में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्लस माइनस कर कर हम लोग अपने पास अपना कैश फ्लो निकाल लेते हैं। चलिए, इसके बाद सेकंड पॉइंटर आता है। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन एक लाइन छोड़कर तो हम लोग लिख सकते हैं। इसको बाय डिफॉल्ट अपनी प्रैक्टिस बना लो, फिर सोचना नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिस कैसे बन सकता है, हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप तुमको ऐसी ही प्रैक्टिस बन जाएगी। समझ में आ रही है बेटा बात? चलिए, इसके बाद यहां पे आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कौन कौन सी चीजें हैं भाई? इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 crores वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 crores। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट $14.4 crores and a new plant costing 21 crores were purchased in a part exchange of old plant. So purchase of old plant, oh purchase of sorry plant, इसके अंदर 21 crores माइनस 10 crores यानी 11 crores रुपीज मेरा आउटफ्लो रहा। तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आया? $3.4 crores। कितना है मेरे बेटे? 3.4 crores। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो कह रहा है डिबेंचर्स वर रिडीम, सो माइनस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब उनको देना था 22 करोड़, लेकिन 15 करोड़ के इक्विटी शेयर दे दिए, तो 7 करोड़ अपन ने कैश में पे किया। एंड पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट इसके बाद डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर $11.7 करोड़। दैट्स ऑल। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आया? सेवन प्लस 1.5 प्लस 11.7, टोटल जो आया है वो आया है 20.2 एज अ नेगेटिव फिगर। दिस इज द कैश विच इज यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आ गया मेरा पार्ट नंबर सी। सो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिखा रहा है? नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
ए प्लस बी प्लस सी, -20.2 प्लस 3.4 प्लस 29. So this is 12.22. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 6. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये है 6. तो मेरे पास मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बना? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट is 18.2 and that is your answer. My dear students, we are done with our first question. It was very simple. बस क्या है, हमको थोड़ा सा अपने पास पेशेंस मेंटेन करना है जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. बताइए बेटा, कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मुश्किल लगे, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट विद मी. आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डाल सकते हैं. और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आपको चाहते हैं कि मैं लाइव आके सॉल्व करूं या मैं उसका एक रिकॉर्डिंग डालूं, उसका सल्यूशन डालूं आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे को वो भी रेफ़र कर दीजिए. और वो क्वेश्चन जो आप लिखेंगे, जिस क्वेश्चन पे भी मैक्सिमम लाइक्स और मैक्सिमम कमेंट्स होंगे, जहां पर मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, वो हम सबसे पहले टेकअप करेंगे. सो बात समझ में आ गई? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा. अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो यूजफुल हो रहा है, चैप्टर में क्लैरिटी मिल रही है मेरे साथ, तो बेटा जी प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा. इस वीडियो का लाइक टारगेट है मिनिमम 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो. सो आप लोगों ने वो टारगेट ज़रूर से अचीव करवाना है. और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन तक अभी तक हम भी नहीं पहुंच पाए. आप उन्हें बताइए कि भाई ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज एक चल रहा है आई विजन पे, जहां पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैनर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर क्लास में सॉल्व करवा रहे हैं. उनके साथ सॉल्व करके आप समझ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं. बात समझ में आ गई? चलिए. और इसी के साथ साथ बेटा, जो बच्चे इन सभी कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं सर हमने अपने पास, हमें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं समझना, हमने अपने पास अपने करियर के लिए भी समझना है, आगे के लिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि कल को प्रैक्टिस करनी है, एम्प्लॉयमेंट में जाना है, इंटरव्यूज के लिए जाना है. इट इज नॉट अबाउट जस्ट द क्वेश्चंस. वो हमारे पास हमारे रेगुलर बैचेस में एनरोल कर सकते हैं. लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. बहुत नॉमिनल प्राइजेस पे अवेलेबल है. और उन बैचेस के अंदर ये तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं बेटा. उन बैचेस में हम मोर देन 500 क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करते हैं, जो पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस हैं, आईसीआई मॉड्यूल है, आरटीपी के क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, वो क्लास में सॉल्व कर कर हम अपने पास अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. सो बात समझ में आ गई मेरे बेटे? तो अगर आप लोगों को फुल कोर्स में एनरोल करना है, वी हैव रेगुलर बैचेस, वी हैव फास्ट ट्रैक बैचेस फॉर सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग. हर बैच आप लोगों के लिए स्पेशली क्यूरेटेड है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए. तो ट्रस्ट मी, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड यू विल नो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर्ड. चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं. बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है बेटा. इनडायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है और बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में. सर आपकी नॉलेज टेस्ट होगी बढ़िया तरीके से. आइएगा बेटा. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर देख लीजिए. बैलेंस शीट ऑफ न्यू लाइट as at 31st March 2011 and 10 for the year ended are as follows. ये 2010 और 2011 की बैलेंस शीट्स गिवन है. इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, अदर करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा है, स्टार मार्क कर लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स को. पीपीई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करंट एसेट्स आ रहे हैं हमारे पास. नोट्स टू अकाउंट्स में हमको फर्दर इन्फॉर्मेशन देता है दैट हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है. अब इसमें देखिए ऐसे एरो डाल दीजिए. ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है ना, तो ऐसे एरो डालिए कि आपने इस तरीके से मूव करना है. ये पहले पिछले साल का नंबर है, ये इस साल का नंबर है. प्रेफरेंस शेयर्स, सब में मूवमेंट देखने को मिल रही है. जनरल रिजर्व, पीएनएल,
9% डिबेंचर्स, डिविडेंड पेएबल, करंट लाइबिलिटीज, पीपीई में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड माइनस डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है कंपनी सोल्ड वन प्रॉपर्टी, वन पीपीई फॉर 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ विच वॉज 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन वॉज 80,000. Company also decided to write off another item of PPE costing 56,000 on which depreciation amounted to 40,000. Depreciation on PPE for the year is 3,60,000. Company sold some investments at a profit of 40,000. Debentures and preference shares were redeemed at a premium of 5%. Debentures were redeemed at year end. अब इसने डिबेंचर के लिए बोला है एट ईयर एंड है. हमारे पास ट्रिक क्या होता है जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर हमें पता लग गया है कि भाई डिबेंचर्स का रिडेम्पशन ईयर एंड पे है, तो हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे ईयर एंड पे ही जा रहे हैं. बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं है. लेकिन जहां प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हो तो हमने अपने पास एक थंब रूल याद रखना है. अगर कोई एक भी इक्विटी, प्रेफरेंस या डिबेंचर में से कोई एक की भी मूवमेंट अगर हमें पता लग गई कि ये ईयर एंड पे हो रहा है या ईयर बिगनिंग पे, तो बाकी सारे भी उसी टाइम पीरियड पे अज्यूम करने हैं. ये एक छोटा सा ट्रिक रहता है कैश फ्लो के क्वेश्चंस में कि सब या तो ईयर के बिगिनिंग में मूवमेंट आ रही है सब में, या ईयर के एंड में मूवमेंट आ रही है. अब डिबेंचर के लिए उसने कह दिया ईयर एंड पे आ रही है, तो बाकियों में भी जो मूवमेंट है वो मैं ईयर एंड पे ही मानूंगा. ठीक है सर. पॉइंटर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कहता है कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट, वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वॉज टू वैल्यू एट इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%. पहले क्या होता था, कॉस्ट लेस 10% पे होती थी. इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन 31st of March 2010 was 2,16,000. पिछले साल की बात कर रहा है. इन्वेंट्री ऑन दिस 31st March 2011 was correctly valued at 3 लाख. ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है भाई पिछले साल तक आदत थी कॉस्टलेस 10% पे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री वैसे ही आ रही है. लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री अब हमें पता था कि भाई हम बदलाव ला रहे हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमने उस चीज को करेक्ट कर दिया और अभी हमारी वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री की सही आ रही है. ठीक है. प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड. हमें बोला गया है सीएफएस बनाकर दीजिए इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हुए. सर बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक मेजर कंफ्यूजन यहाँ पे क्या आता है कि सर सीएफएस हम शुरू कहाँ से करें. अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट का नंबर नहीं है. वी डोंट हैव प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन. तो सर जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आए, प्रॉफिट नहीं है, तो आपको जनरल रिजर्व की तरफ देखना है. आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में जाकर देखिए जनरल रिजर्व की क्या मूवमेंट दिख रही है और पीएनएल की क्या मूवमेंट दिख रही है. भाई जो भी तुमने कमाया होगा ड्यूरिंग द ईयर, वो या तो यहां पड़ा है या यहां पड़ा है. तो इन दोनों में जो मूवमेंट आ रही है, जैसे यहाँ पे 1,60,000 का मूवमेंट है और यहाँ पे 1 लाख रुपीज का मूवमेंट है, तो ये तुम्हारे पास तुमने एक तरीके से प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर ले रखा है. अगर एक बात करें हम मोटा माटी कि यही तुम्हारे पास तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर है. अब सर जो हमारी एडजस्टमेंट साथ में आ रही हैं उनको टेकअप करते हुए हम अपना नेट प्रॉफिट की तरफ जाते हैं. तो क्या है, बड़ा सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले आप अपने वर्किंग नोट्स बना लीजिए. कैश फ्लो को करने का बहुत ही इजी तरीका है, 2 से 3 पेजेस छोड़ दीजिए और वर्किंग नोट्स बना लीजिए. अब यहां पर हमने क्या करना है, मैं 2 या 2.5 पेजेस छोड़ दूंगा मैक्सिमम. और ये जो वर्किंग नोट है ना, पीपीई का और डेप्रीसिएशन का, इन्वेस्टमेंट का, इन सब से रिलेटेड जो भी वर्किंग नोट्स है पहले मैं वो पूरे बना लूंगा, इन्वेंट्री का, सो दैट आई नो कि मेरे को क्या ट्रीटमेंट देना है. फिर आई विल स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट. चलिए सर कैसे करते हैं, आइए देखते हैं. अब यहां से मैं 2 to 3 पेजेस, जैसे भी आपकी जितनी भी हैंड राइटिंग है, 1 2, मैं 2.5 पेजेस छोड़ के चल रहा हूं अपने पास, और फिर वर्किंग नोट अपन स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी सर. अब अब सर जी, वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाते हैं. लेजर अकाउंट्स बनाने हैं हम लोगों ने, तो तैयारी कर लें लेजर बनाने की.
ग्रॉस वैल्यू लेनी है बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनेगा, वो इसमें मत मर्ज कर देना। कई बच्चे नेट ऑफ करके मर्ज करके लेकर आते हैं वैल्यूज़, वो बिल्कुल फिर गलत होता है, तो वो गलती ना करें। जब अलग दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नंबर, तो उसको हम भी अलग ही रखेंगे। चलिए, कंपनी सोल्ड वन पीपीई फॉर 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ विच वॉज 2 लाख, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट वॉज 80,000। सो कंपनी ने यहाँ पे सेल किया है, सेल करके कितना पैसा आया, 1 लाख रुपीज़ आए हमारे पास। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में से हमारे पास 80,000 आया। और बाकी हमारे पास क्या जाएगा बेटा, लॉस जाएगा, लॉस ऑन सेल। 2 लाख की मशीन थी, 80,000 डेप्रीसिएशन लगा, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 120। हमने बेच दी 1 लाख की, तो बाकी क्या है, 20,000 का लॉस है मेरे पास। आगे बोलता है कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ पीपी, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 56,000। और वो क्या कर रहे हैं, अब राइट ऑफ कर रहे हैं। वाह भाई वाह। उस पर आज तक का डेप्रीसिएशन जो लगा है वो है 40,000। सो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से यहाँ पे लेके आएंगे। और बाकी जो है लॉस 16,000 का रहेगा हमारे पास, उसके बदले हमने भाई उसको सीधा राइट ऑफ किया है, उसको बेचा नहीं है। तो 56,000 की टोटल वैल्यू थी, 40,000 डेप्रीशिएट हो चुकी थी, बाकी 16,000 मेरे लिए लॉस रहेगा। डेप्रीसिएशन ऑन पीपीई यहाँ पे नहीं आएगी। अकाउंट को बैलेंस करिए, देखिए क्या बैलेंसिंग फिगर कोई आ रही है, ऑफ कोर्स आएगी सर। $38 लाख प्लस 2,56,000 माइनस 32 लाख, 8,56,000 का मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। मैं भी डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ, एग्जाम में डिफरेंट पेन से नहीं लिखना। ये मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परचेज ऑफ एसेट। डन हो गया जी। डन है बेटा जी। अगला मेरे पास कौन सा वर्किंग नोट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, 9,20,000, 11,60,000। ठीक है, इसमें से हमारे पास हमारे पीपीई अकाउंट में कितना गया है, एक एसेट सोल्ड का गया है, और एक रिटर्न ऑफ का गया है। एक 80,000 था और एक 40,000 था। सो इट इज़ 1,20,000। और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन उन्होंने क्या बोला है, कितना लगा है। सो आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, इट वॉज 3,60,000। देखिए क्या मेरे पास दोनों तरफ टोटल मैच हो रहा है, 1280 इधर आ रहा है और वहां पे भी 1280 आ रहा है। जी हाँ सर जी, आइडली मैच होना चाहिए था और मैच हो भी गया। ठीक हो गई जी बात। चलिए, इसके बाद अगला अकाउंट हमें कौन सा बनाना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं अगला।
कंपनी सोल्ड सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000. चलिए 4 लाख है, 3,20,000. Company sold certain investments at a profit of 40,000. सो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया. अब कितनी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने बेची हैं वो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमको मिल जाएगा. अभी मुझे नहीं पता उन्होंने कितना बेचा था. सो एज अ बैलेंसिंग फिगर मेरे को पता लग जाएगा व्हाट वर द सेल प्रोसीड्स. यहाँ पे टोटल आ रहा है 440. 320 माइनस किया तो 1,20,000 मतलब मेरे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है एज इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड. ठीक हो गई जी बात. चलिए डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम. उसके लिए हमें कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है. इन्वेंट्री से रिलेटेड जरूर हमें एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए. इन्वेंट्री से रिलेटेड हमें सर अब क्या बताना चाहिए इन्वेंट्री से रिलेटेड. अब वो आपको कह रहा है प्रीवियस ईयर तक हमारी प्रैक्टिस क्या थी कि हम इन्वेंट्री को 90% पे वैल्यू करते थे, कॉस्टलेस 10%. और पिछली बार की इन्वेंट्री कितनी है 2,16,000. इस बार की इन्वेंट्री सही वैल्यूड है. अब 260 से अगर मेरे को वैल्यू लेकर आनी है, वो 90% है, उस पर 100% पे लेके आनी है तो कितनी होगी. वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2010 ये आ रहा है 2,16,000. नाउ दिस इज 90%. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा 2,16,000. अगर ये 90% है तो 90 से डिवाइड किया इंटू 100% कितना होगा. कंप्यूट करिए बेटा, वो होगा 2,40,000. ठीक है. नाउ अगर ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा, मुझे एक बात बताइए. मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं बेटा. ये सोचो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री है. ठीक है. लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट एक तरीके से अपने दिमाग में लेके आओ. मैं लास्ट ईयर का अगर स्टॉक बढ़ाता हूं, स्टॉक का वैल्यू, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या लास्ट ईयर का, या लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा. सोच के बताइएगा. अगर मैं लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाता हूं तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा. सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा. तो सर देयरफॉर इसका ड्यूअल इंपैक्ट होगा. देयरफॉर दिस विल लीड टू increase in profit and stock. This will lead to increase in profit and stock of the year ended 31st March 2010 by rupees 24,000. एक तरीके से जर्नल एंट्री क्या हो रही है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट. पीएनएल में बेनिफिट आ रहा है, पीएनएल बढ़ रहा है और स्टॉक भी बढ़ रहा है 24,000 से. दिस विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड स्टॉक ऑफ द stock for the sorry not of the for the stock for the year ended 31st March 2010 by 24,000. इससे मेरा स्टॉक बढ़ेगा लास्ट ईयर का और मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा. अब सर इन चीजों का इंपैक्ट देखते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या आएगा. चलिए कैश फ्लो का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं. पहले सबसे पहले काम यही करना है. जब हम वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो ऐसा समझिए कि हमने अपना मेजर टास्क
कर लिया है। अब तो बस उन नंबर्स को हमने यहाँ पे जो भी प्लस माइनस है वो करके लिखना है, दैट्स ऑल। चलिएगा बेटा, क्या नाम है एंटिटी का? न्यू लाइट लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011। particulars and amount। चलिए, सबसे पहले अपने पास लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहां पे अब हमारे पास क्या आने वाला है? सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। सो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे चेंज इन पीएनएल अकाउंट, चेंज, ये नेट प्रॉफिट अभी आफ्टर टैक्स वाला नंबर हमें मिलेगा, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज इन पीएनएल अकाउंट प्लस चेंज इन रिजर्व को ऐड करना पड़ेगा। अब चेंज इन पीएनएल अकाउंट कैसे हम लोग करेंगे ऐड? देखिएगा, प्रॉफिट का नंबर कितना है अपने पास? इस बार का नंबर मेरे पास आ रहा है 3,40,000। 3,40,000 का नंबर है, और इसको माइनस करेंगे मूवमेंट देखने के लिए। लास्ट ईयर का 2,40,000 था, लेकिन मैंने अभी अभी वर्किंग नोट में आपको बताया है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सो वर्किंग नोट नंबर 4 को मैंने यहाँ अटैच करना है साथ में। सो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था, इसलिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बढ़ गया। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट फॉर करंट ईयर घट चुका है। जो बच्चे सोच रहे हैं ना सर प्रॉफिट फॉर करंट ईयर भी तो कम होगा, अरे बेटे वही तो बोल रहा हूं। देखो पहले 1 लाख का प्रॉफिट होता फॉर द करंट ईयर, अब वो क्या प्रॉफिट निकलेगा देखो। कितना आ रहा है? 2,40,000 प्लस 24,000, 2,64,000 माइनस 3,40,000 विच इज 76,000। सो ऑटोमेटिकली आपको वही देखने को मिल रहा है कि वो 24,000 रुपये से ओपनिंग स्टॉक क्योंकि इस बार का बढ़ा, तो इस बार का प्रॉफिट उतने से घट गया है। अगर आप देखेंगे तो बात वही है। एंड चेंज इन जनरल रिजर्व, $7,60,000 माइनस 6,00,000 विच इज 1,60,000। ये मेरा प्रॉफिट आया है बेटा, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है। अब इसमें मैं क्या ऐड बैक करता हूं? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इस पीरियड में मैंने जितना प्रोविजन बनाया होगा वो मेरा फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2011 वाला है। प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना प्रोविजन इस बार मैंने बनाया होगा अपने पास? 3,40,000। जो लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था वो पे हो गया होगा इस बार टैक्स का, और जो इस साल प्रोविजन बनाया है वो अगले साल पे होगा। तो ये प्रोविजन मेरे पीएनएल में जा रहा होगा 3,40,000 का। इसको मैंने रिवर्स किया तो मेरे पास क्या निकल के आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही नंबर मुझे कंप्यूट करना था जिसके लिए मैंने ये सारी मेहनत करी। 236 प्लस 340, 576, 5,76,000। बात समझ में आ रही है बेटे? बात समझ में आ रही है बेटे? अब इसके बाद आती है बात हमारी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब जितने भी नॉन कैश आइटम हैं जो पीएनएल को इम्पैक्ट कर कर गए हैं, या नॉन ऑपरेटिंग आइटम हैं जो पीएनएल को इम्पैक्ट कर कर गए हैं, उनका रिवर्सल करना होता है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सो
सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एड बैक होता है हमारा डेप्रीसिएशन फॉर द पीरियड, वो मुझे डायरेक्टली गिवन था क्वेश्चन में। देखिए कितना बोला था उसने, 3,60,000। डन, ये मेरे को डायरेक्ट बताया है। इसके बाद मेरे वर्किंग नोट्स से मुझे थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। जो जो चीज़ें पीएनएल में गई हैं, अब ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की हैं, पीपीई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब ये जो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन राइट ऑफ है, ये सब चीज़ें मेरे पीएनएल के डेबिट साइड पे आ रही होंगी, माइनस हो रही होंगी मेरे प्रॉफिट्स में से, तो मैं उसको ऐड बैक करूंगा। सो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वर्किंग नोट नंबर 1, ये 20,000 मैंने ऐड बैक कर दिया। लॉस ऑन एसेट राइट ऑफ, वर्किंग नोट नंबर 1, 16,000, ये भी मैंने ऐड बैक कर दिया। सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ पहले वर्किंग नोट का। चलो अब दूसरे वर्किंग नोट पे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में से डेप्रीसिएशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो मेरे को रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है वर्किंग नोट 2 की। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर मेरे पास यहाँ पे उसने कहा है देयर वाज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो वो मेरी इनकम में ऐड हुए होंगे, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं। मैं माइनस कर दूंगा 40,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डन हो गई जी बात। अभी ये तो काम मेरे वर्किंग नोट तक मैंने कर लिया। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट्स हैं वो देखते हैं। सर डेप्रीसिएशन की बात होगी, इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी। अब डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं, तो जो प्रीमियम हमने पे किया होगा एट द टाइम ऑफ देयर रिडेम्पशन, वो भी पीएनएल में डेबिट हुआ होगा। वो भी मेरे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है, वो भी एड बैक होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक तो मेरे डिबेंचर पर गया है और एक मेरे प्रेफरेंस शेयर्स पर गया है। डिबेंचर कितने रिडीम हुए हैं बेटा, 1,20,000 के, तो 1,20,000 पर अपन ने प्रीमियम दिया होगा, और प्रेफरेंस शेयर्स भी 1,20,000 ही रिडीम हो रहे हैं, तो दोनों पे 5% प्रीमियम गया है, 5% गया है, विच इज 6,000। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। दोनों का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अपन ने राइट ऑफ कर दिया, एड बैक कर दिया। इसके अलावा देखो और कुछ दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो बेटा, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? जरा एक बार दोबारा से अपनी बैलेंस शीट पे नजर घुमाओ, और कुछ दिख रहा है क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर मैं जाता हूं तो वहां मेरे को 9% डिबेंचर्स गिवन है, और वो कह रहा है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम एंड डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट ईयर एंड। मुझे बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी मैंने एज एन एक्सपेंस अपने पीएनएल पे चार्ज किया होगा? जी हाँ सर जी। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के ऐड बैक होगा। जी हाँ सर जी। कितना इंटरेस्ट? 4 लाख रुपीज के डिबेंचर्स पे, क्योंकि ईयर एंड पर अगर रिडेम्पशन हुआ है तो पूरे साल ये 4 लाख के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो सारा ऐड बैक हो जाएगा। यहां से मेरे पास नंबर निकल कर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये मैं अभी अपने मैंने नॉन ऑपरेटिंग आइटम हटा दिए, नॉन कैश आइटम हटा दिए, तो मेरे पास क्या निकला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज को कंसिडर किए बिना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उनके चेंजेस को। कितना नंबर आ रहा है मेरे बेटे? 5,76,000 प्लस 3,60,000 प्लस 36,000 माइनस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000। 5,76,000 प्लस 360
36 प्लस 12 प्लस 36 माइनस 40 980। जी हाँ सर जी। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम कैसे देखते हैं? बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है बेटा। करंट एसेट सबसे पहले देखते हैं। करंट एसेट्स में मेरे को इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है अभी। सबसे पहले तो अपन देखते हैं चेंज इन करंट एसेट, या इसको ऐसा लिख लो चलो, इंक्रीज इन करंट एसेट। अब जब करंट एसेट बढ़ते हैं वो प्लस होता है या माइनस होता है? सर व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन करंट एसेट दैट मीन्स मेरी कैश की अवेलेबिलिटी उतनी कम हो रही है, तो वो माइनस होता है। इंक्रीज इन करंट एसेट, इसका डिटेल लॉजिक बेटा हम अपने रेगुलर बैच में हमने एक पूरा क्लास लगाया है इसको डिस्कस करने के लिए। अगर आप इन डेप्थ लर्निंग चाहते हैं, इन डेप्थ लॉजिक्स चाहते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर आपको हमारे सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग के फुल कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रिंटेड बुक भी मिल रही है। सो आप उस कोर्स को एक बार ज़रूर एनरोल करिए। इन डेप्थ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज अटमोस्ट। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर सिर्फ यूट्यूब वीडियो से एक दो क्वेश्चन से हम एग्जाम पास कर लेंगे, आप शायद कर भी जाएं, लेकिन ट्रस्ट मी माय बच्चों, आगे चल के जब आप इंटरव्यूज में बैठेंगे ना, आगे चल के जब आप अपने पास कहीं डिस्कशंस में बैठेंगे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आप में रिफ्लेक्ट करेंगी, वो लैक ऑफ नॉलेज आप में रिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, किसी बच्चे को कोर्स एनरोल करना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है करंट एसेट्स का। अब ओपनिंग बैलेंस में चेंज आ गया, क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक चेंज हुआ है। सो ओपनिंग स्टॉक में हमने बोला था ना अभी अभी कि हमारे पास ये आ रहा है 11,10,000 प्लस 24,000 से वो इंक्रीज हो जाएगा। हमने अपने वर्किंग नोट नंबर 4 को यहाँ पे अटैच कर देना है। समझ में आई जी बात? सो 1150 माइनस 1134 विच इज 16,000 से मेरे करंट एसेट्स नेट में इंक्रीज हो रहे हैं। और करंट लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, उसमें बेटा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आ रहा है। अब अगर इंक्रीज आता है करंट लाइबिलिटीज में, यानी मेरा कैश का अवेलेबिलिटी बढ़ रहा है। अगेन बेटा इसके पीछे के सारे लॉजिक्स हमारे इन डेप्थ लर्निंग में कवर होते हैं। चलिए, यहां से मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। यहां से मेरे पास मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। कंप्यूट करेंगे बेटा। 9,80,000 प्लस 40,000 माइनस 16,000 विच इज 10,04,000। और यहाँ पे मेरे पास आएगा इनकम टैक्स पेड का नंबर, माइनस करना पड़ेगा इनकम टैक्स पेड। अब सर इनकम टैक्स पेड का नंबर हमारे पास कहाँ से निकलेगा? सर जी अपने क्वेश्चन में ही जाइए, जहाँ ओपनिंग प्रोविजन ऑफ टैक्स है वो लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया होगा, वो इस साल पे हो गया होगा। सो 3,60,000 अपन ने इस साल पे करवाया है। माइनस करते हैं 3,60,000 विच इज 6,44,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ गई जी बात? ए। सेकंड आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो, जब ऑपरेटिंग तुमने कर लिया ना यार, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत इजी होता है प्रैक्टिकली, अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो। इसके कंपैरिजन में, और एक जेनरिक, सब स्टूडेंट्स भी ये चीज़ जानते हैं कि सर इन्वेस्टिंग इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मेरे पास आएगा सेल प्रोसीड्स ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 1 लाख का सेल प्रोसीड था। देन राइट ऑफ हुआ था, वो नहीं आएगा यहाँ पे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो अपन ने वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाला था। कितना वैल्यू बेटा निकाला था? 1,20,000। नोट का रेफरेंसिंग देंगे साथ में। और इसके अलावा डिबेंचर्स का प्रीमियम, ये सब फाइनेंसिंग का पार्ट है।
और इन्वेंट्री वाली बात भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। इसके अलावा और देख लीजिए कुछ है। सर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक बार पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल लेवल पे चेक करते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर हमारा सेल प्रोसीड कवर, हाँ परचेज ऑफ पीपी। ये देखो सर, इसको कैसे भूल सकते हैं हमने ये नंबर तो स्पेशली कंप्यूट किया है 8,56,000 का परचेज ऑफ पीपी। समझ में आई जी बात? 8,56,000 आ रहा है, 8,56,000। this is 220 positive minus 856, which is 6,36,000 as a negative number, which means cash used in investing activity. Cash used in investing activity. B. लास्ट रह गया है, अब तो बस पहुंचने वाले हो अपनी मंजिल पे। मुश्किल तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सर चीज़ों को आसान करना हमारा काम है, आपका काम है मेहनत करना। चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर अगर अब हम देखें, सो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा फाइनेंसिंग में। तो इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। सबसे पहले तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर, विच इज़ ऑफ 4 लाख। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो रहा है, वो प्रीमियम पे हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। So this is 1,20,000 plus 5%. So it is 1,26,000. And then we have redemption of debentures also. $1,20,000 plus 5%. Again 1,26,000. Then we have debenture interest paid. सर आपको कैसे पता पेड है? बेटा अगर अनपेड होता ना, सुनो मेरी बात, डिबेंचर इंटरेस्ट अगर अनपेड होता तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उस सिनेरियो के अंदर वो आपके पास आपके लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग दिख रहा होता। ओ तो ये बात है बेटे, यही तो बात है। जब तुम समझोगे तब तुम जानोगे। डिविडेंड पेड, पेबल लिखा था ना लास्ट ईयर का, वो इस पीरियड में अपन ने पे करवाया है। समझे क्या? क्या समझे? अब इसके बाद और एक बार ओवरऑल लेवल पे क्वेश्चन को देख लो। शेयर कैपिटल वाला पॉइंट हो गया, रिजर्व हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज वाला भी देख लिया। मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर डेल्ट विद। एक बार ज़रा कर कर देखिएगा कितना बैलेंस आ रहा है। 126 माइनस 126 माइनस 36 20 which is 8,000 negative. Again my cash used in financing activity. So net increase or decrease in cash and cash equivalent? A plus B plus C, 644 positive minus 6,36,000 माइनस 8,000। और बाबा इंक्रीज तो जीरो है, प्लस इसमें कर दिया अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो सेम आ रहा है मतलब।
ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 10,000 का, एंड क्लोजिंग बैलेंस भी यही है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए जी, इसी के साथ हमारा जो कैश फ्लो का प्रैक्टिस था वो भी यहाँ पे आके खत्म होता है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़िया लगी अगर ये प्रैक्टिस आप लोगों को तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दोनों हमने सॉल्व कर लिए। दोनों ऐसे क्वेश्चन थे जिन्होंने आपको ओवरऑल एक परव्यू दे दिया होगा हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। मल्टीपर्पज क्वेश्चन हैं, अच्छी एडजस्टमेंट्स के साथ आ रहे हैं। और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और iVision के चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट आता है हर एक अटेम्प्ट से पहले, जो इंपॉर्टेंट मेंटरिंग आती है हर एक अटेम्प्ट से पहले, वो सब चीजें आप लोगों तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी बच्चा इन डेप्थ लर्निंग अगर चाहता है इन कॉन्सेप्ट्स की, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग का फुल कोर्स, फास्ट ट्रैक बैच, रेगुलर बैच, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। दोनों ही प्रिंटेड बुक्स के साथ आते हैं और अनलिमिटेड व्यूज के साथ आते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।